Hello everyone and welcome to another video of CMA US सीरीज़ जहाँ पे हम बात करेंगे सब कुछ CMA US के बारे में। ये एग्ज़ाम क्या है, कैसे होता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल दी हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम समझेंगे कि कौन से लोग हैं जो एलिजिबल है, यानी कि जो एग्ज़ाम लिख सकते हैं CMA US का, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब किस तरह से एग्ज़ाम होता है। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन CMA परस्यू कर सकता है, यानी कि कौन से वो लोग हैं जो CMA US का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। या तो आप स्टूडेंट हो या तो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। अच्छा, आप BCom, BBA, MBA, CA, ACCA, CPA, BA, BTech, MBA, MA कुछ भी कर रहे हो, आप CMA का एग्ज़ाम लिख सकते हो। दूसरी चीज़, इसमें कोई एज का वो नहीं है कि एज का लिमिटेशन है कि आप 30 ईयर्स तक ही लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। Even if you are a 20-year-old person, or if you are someone who is 45 or 50 or 60-year-old person, you also can write this examination. और ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एलिजिबल है। मतलब अगर आप ऑडिट के रोल में हो, टैक्सेशन में हो, बिजनेस प्लानिंग एंड एनालिसिस में हो, FP&A में हो, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो तो आप इसको आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद ये एग्जामिनेशन क्या सिर्फ US के लोग लिख सकते हैं, क्या सिर्फ अमेरिका वाले लिख सकते हैं, या जिनसे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के जिन कंट्रीज से वो लोग लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि CMA US एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि ओपन है वर्ल्ड वाइड। दैट मीन्स everyone in and any corner of this world can appear for this examination and clear it and become a certified management accountant. Now, अब स्टूडेंट्स कब कर सकते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या क्या मददगार हो सकता है और कैसे अपने लोग समझ सकते हैं CMA के बारे में, दोनों के पर्सपेक्टिव से चलिए देखते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप CMA की पढ़ाई तभी कर सकते हो जब आप कॉलेज में हो। दूसरी चीज़, आपको अर्ली करियर एडवांटेज मिलता है बिफोर ग्रेजुएशन, क्योंकि सिर्फ 2 पेपर है 6 से 8 महीने में, यहाँ तक कि साल भर में भी बहुत से लोग क्लियर कर लेते हैं अगर कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो आप ग्रेजुएशन ख़त्म करने के पहले ही आपके पास CMA की डिग्री हो सकती है अपने CV पे दिखाने के लिए, और इसके वजह से आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, कंपनीज आ रही हैं रिक्रूट करने, लोगों को जॉब देने के लिए, तो क्या होता है कि आपको बहुत आराम से नौकरी मिल जाएगी। देन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज राइट आउट ऑफ द कॉलेज। अब मैं ही बता दूं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक बंदा एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ही इज़ अ BCom ग्रेजुएट, he has 6 years of experience, but another person who also has 6 years of experience but is a CMA US qualified, हम लोग उसको एक प्रेफरेंस देंगे ओवर अ प्योर BCom डिग्री वाले को। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी चीज़, ये एक ऐसा कोर्स है जो आप एक फुल टाइम जॉब के साथ कर सकते हो, क्योंकि इसका करिकुलम इस तरह से डिज़ाइंड है कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू CPA, ACCA या CFA की जॉब के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको प्रमोशन चाहिए अपने करियर में तो ये आप एक सर्टिफिकेशन कर सकते हो। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि ऑडिट में या टैक्सेशन में या कोई भी दूसरी फील्ड में काम कर रहे हो और अब आपको लगता है कि यू हैव टू वर्क इन FP&A रोल, तो आप CMA US कोर्स करके FP&A रोल में बहुत ही आराम से जॉब मिल सकती है आपको। फिर हाई सैलरी पोटेंशियल विद सर्टिफिकेशन। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैं जॉब कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी एज अ सेमी क्वालिफाइड CMA, और जब मैं फुली क्वालिफाइड CMA करके जो मेरे को नौकरी मिली और उसमें जो मेरे को सैलरी मिली वो जस्ट दुगनी थी। मतलब कि अगर मैं 100 रुपये कमा रही थी एक महीने में, जब मैं CMA US कर रही थी, परस्यू कर रही थी, एक पेपर मेरा क्लियर हो गया था, दूसरे की मैं तैयारी कर रही थी, तब मेरे को 100 रुपये महीने मिलते थे। बट जैसे ही मैंने कंप्लीट किया अपना दूसरा पार्ट और मैं CMA बन गई और मैं दूसरा जॉब ढूंढने लगी और मेरे को नौकरी मिल गई, तो जो मेरे को 100 रुपये मिलता था ना, आज वो मेरा 200 रुपये हो गया था एक महीने में। सो दैट इज़ द पावर ऑफ दिस क्वालिफिकेशन। देन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहली बात कि अगर आपको एक सर्टिफाइड CMA बनना है, मतलब CMA करने के बाद एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि IMA भेजेगी आपके लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट भेजेगी। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? उसके लिए आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या इक्वलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब कोई भी बैचलर की डिग्री हो, BBA हो, BCA हो, BCom हो, BA है, BTech है, कुछ भी हो, कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर वो नहीं है तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आप CA हो, CS हो, CPA हो, ACCA हो, CFA हो, या कोई भी ऐसी इक्विवेलेंट चीज़ें आपने करके रखी है, तो भी आपको CMA US का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट जब आपने 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस किया होगा। क्या है ये रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, अब भी मैं डिस्कस करूँगी।
Then you can appear for CMA exams before completing graduation and submit your educational proof later. मतलब आपको अगर आप सर्टिफिकेट चाहिए या जो भी चीज़ आपको चाहिए CMA से, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन के टाइम में आप CMA कंप्लीट कर लो, उनको बोल दो कि देखो ये कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं ख़त्म होते ही मैं आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा, मैं 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लूँगा और फिर आप मेरे को मेरा CMA सर्टिफिकेट दे देना. सो दैट्स हाउ दे अग्री टू इट. नाउ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको 2 साल का रेलेवेंट प्रोफेशनल, रेलेवेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको एक ऐसे रोल में काम करो, कोई ऐसी जगह पे काम करो जो कि जहाँ पे आप अपने CMA के द्वारा जो आपने भी स्किल्स या जो भी नॉलेज गेन किया है वो आप इजीली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो. तो कौन से वो एक्सेप्टेड एरियाज हैं, ये सारे अकाउंट्स, फाइनेंस, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस और कॉस्ट मैनेजमेंट. दूसरी चीज़, मान लो आपने आज के डेट में 2026 में आपने कंप्लीट किया है CMA US, तो क्या आप कभी भी 10 साल बाद, 20 साल बाद भी जाके अपना वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट दिखा के CMA का सर्टिफिकेट ले सकते हो? नहीं. आपको क्या करना है, जिस साल आपने एग्ज़ाम ख़त्म किया है उसके 7 साल के अंदर अंदर, मतलब 2033 के पहले पहले आपको 2 साल का रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करना है और उसको सबमिट करना है CMA को, IMA को सॉरी, और फिर वो लोग आपका इवेलुएट करके सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करके तब आपको CMA का सर्टिफिकेट देंगे. नाउ व्हाट इज़ द एग्जाम स्ट्रक्चर? वी ऑल नो दैट वी हैव 2 पार्ट्स और दोनों पार्ट्स में 6 सेक्शंस हैं. ये हर एक सेक्शन में किस बारे में बात हुई है, क्या है, ये मैं अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगी. तो अभी के लिए बस आप इनका नाम यहाँ पे देख के समझ लो. ओके, अब एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या है और टेस्टिंग विंडोज़, कितने समय का एग्ज़ाम होता है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है. 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है. 3 घंटे में जिसमें आपको MCQs करने होते हैं, 1 घंटे में ऐसे या तो केस बेस्ड सिमुलेशन, आजकल जो ट्रेंडिंग है, आजकल ट्रेंडिंग क्या, अब तो वो चेंजेस आ गए हैं, अब तो ऐसे सेक्शन हटा के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस या तो केस बेस्ड सिमुलेशंस जिसको कहते हैं वो आ गया है. तो ये 2 चीज़ों को मिला के 4 घंटे आपको मिलेंगे. 3 घंटे में आपको 100 MCQs करने हैं, 1 घंटे में आपको 2 केस बेस्ड सिमुलेशन करना है. फिर टेस्टिंग विंडो क्या है, मतलब कि कौन कौन से महीने में एग्जाम होता है, तो एक Jan-Feb में होता है, मई जून में होता है, एक सितंबर अक्टूबर में होता है. और ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मतलब कि ये कंप्यूटर पे होता है, जहाँ आपको एक सेंटर में, प्रोमेट्रिक सेंटर में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे देना पड़ता है. ये ऑफलाइन वाला एग्जाम, जो लिखने वाला एग्जाम है ना, ये उस तरह नहीं होता है. ओके, नाउ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, हमने देखा कि MCQs हैं और सिनेरियो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब सिमुलेशन के जैसे क्वेश्चन है. तो 75% मार्क्स, पहली बात तो एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 500 नंबर का होता है. इसका 75% इज डेडिकेटेड टू MCQs और बाकी बचा हुआ 25% इज डेडिकेटेड टू द ऐसे सेक्शन और दी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस. अच्छा, एग्जाम में क्या होता है, जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओ ना, तो अपने लोग जैसे कॉलेज और स्कूल में होता है कि पहले बाद वाला क्वेश्चन कर लिया, पहले वाला बाद में किया, कुछ ऐसे कर सकते थे. CMA के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है. आपको पहले 100 MCQs करने पड़ेंगे. जब वो 100 MCQs में से 50% MCQs करेक्ट होंगे तभी आपका ऐसे सेक्शन ओपन होगा. अगर किसी बच्चे का ऐसे सेक्शन ओपन नहीं होता है तो उनके लिए एग्ज़ाम वहीं ख़त्म हो जाता है और वो उस बार उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. अगर आपका ऐसे सेक्शन ओपन हुआ है, दैट मीन्स आपके 50% से ज़्यादा MCQs करेक्ट है, आपने 50% से ज़्यादा सही जवाब दिए हुए हैं. तो ये एक चीज़ बहुत ही एग्ज़ाम के समय पता चल जाता है हमें कि ठीक है, अगर मेरा ऐसे सेक्शन खुला है तो वाह, बच्चे वहीं पे खुश हो जाते हैं कि चलो 50% से ज़्यादा तो मैंने स्कोर कर ही लिया है MCQs में. नाउ अच्छा, एक अपडेट आया है 2026 में ऐसे सेक्शन को रिलेटेड, जिसके बारे में मैं अभी पहले बात कर रही थी कि अब ऐसे की जगह पे क्या होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन या सिमुलेशंस होंगे. तो इसमें क्या होगा ना, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी रहेगी जो कि एक्चुअल में किसी कंपनी में कुछ हुआ रहेगा, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ, एक छोटा सा सिनेरियो दिया रहेगा. उसमें क्या करना रहेगा, आपको कहीं भी टाइप नहीं करना या कहीं भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करना जो कि पहले हुआ करता था. अब क्या करना है, या तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन्स दिए रहेंगे, आपको उसमें से कुछ सेलेक्ट करना रहेगा, या तो कोई न्यूमेरिकल एंट्री, कुछ कैलकुलेशन करके वहाँ पे वो सिर्फ आप कीबोर्ड से इनपुट करोगे वो रहेगा, या फिर तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे ऑप्शंस, आपको 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, ऐसा कुछ होगा. तो आई नो इट साउंड्स ओवरवेलमिंग अलॉट, आप बहुत ही ज़्यादा इसको पढ़ के, ये बात सुन के शायद आपको घबराहट हो रही हो, बट बिलीव मी
मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि इसको ऐसे बेस्ड वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस को या ये जो केस बेस्ड सिमुलेशन है इसको आप ऐसे देखो कि ये कंपाइलेशन है 5 से 6 तरह के MCQs का। नाउ अच्छा, पास करने के लिए हमें कितना पाना है, हमें लाना है 360। वी नीड टू स्कोर 360 जो यहाँ पे मेंशन्ड है। 500 में से 360 नंबर आने हैं तब भी हम लोग पास कंसिडर किए जाएंगे। यूजुअली जो हमारे में होता है, हमारे स्कूल सिस्टम में होता है कि 100 में से 40 वी नीड टू स्कोर, 100 में से 40 आना चाहिए। इसमें है 500 में से 360 लाने, मतलब कितना परसेंट हुआ, लगभग 72% आपको लेके आना है। आई नो परसेंटेज हाई है, बट अगर सही स्ट्रैटेजी से, सही तरीके से, सही दिशा में पढ़ाई किया जाए ना तो बहुत आराम से आप ये अचीव कर सकते हो। और हर एक एग्ज़ाम 4 घंटे का होता है, दोनों एग्ज़ाम मतलब पार्ट 1 भी 4 घंटे का होगा, पार्ट 2 भी 4 घंटे का होगा। फिर एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स हैं, 100 MCQs हैं। बस यही सारी बेसिक डिटेल्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। आपको और कोई भी जानकारी चाहिए हो इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस शायद सही से नहीं की और आपको लगता है आपको उसके बारे में और जानना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर डालिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।